हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि चक्रीय ग्रुप क्या होता है और उसके जनक किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। हमने एग्जाम्पल भी सोल्व कर लिए थे चक्रीय ग्रुप के और उसकी डेफिनेशन भी समझ ली थी। अब है हमारे चक्रीय ग्रुप के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं कि वो थ्योरम्स क्या है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। नाउ देखिए, पहली थ्योरम है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली ग्रुप होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक अगर कोई ग्रुप हमारा चक्रीय ग्रुप है तो वो आबेली ग्रुप भी होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी कि अगर कोई ग्रुप आबेली ग्रुप है तो ये जरूरी नहीं है कि वो चक्रीय ग्रुप हो। तो आपके थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि अगर कोई ग्रुप चक्रीय ग्रुप है तो वो आबेली ग्रुप तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई ग्रुप आबेली ग्रुप है तो ये जरूरी नहीं है कि वो चक्रीय ग्रुप हो। ठीक है, अब देखिए इसका हम प्रूफ करते हैं। तो हम सबसे पहले इसे प्रूफ करते हैं कि कोई चक्रीय ग्रुप आबेली ग्रुप होता है। तो माना G = A एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है, अर्थात G के प्रत्येक अवयव को A की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। तब हमें सिद्ध करना है कि G एक आबेली ग्रुप है। देखिए, हमने मान लिया कि G क्या है, एक चक्रीय ग्रुप है जहां A क्या है, इस ग्रुप G का जनक है। ठीक है, तो ये G एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक क्या है, A है। यानी अगर जनक इसका जनक A है तो इसका मतलब क्या है कि G के प्रत्येक अवयव को A की पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही है। तो हमें अब क्या प्रूफ करना है कि जो मेरा G है वो कैसा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। तो आबेली प्रूफ करने के लिए मेरे पास G के दो अवयव होने चाहिए। तो मैंने मान लिया कि X और Y क्या है, G के कोई दो अवयव है। अब चूंकि A G का जनक है तो G और यानी G के प्रत्येक अवयव को A की पूर्णांक घात में लिख सकते हैं। तो अगर X और Y इस ग्रुप G के अवयव है, चूंकि G चक्रीय ग्रुप है तो X और Y को A की पूर्णांक घात में व्यक्त कर सकते हैं। तो यही है, हमने मान लिया कि X और Y क्या है, G के कोई दो अवयव है, तब इन दोनों को A की पूर्णांक घात में व्यक्त कर रहे हैं। यानी X = A⁴ और Y = A⁴n, जहां M और N क्या है, पूर्णांक है, यानी Z को बिलोंग करेंगे। अब x.y = A⁴m × A⁴n, यानी A⁴m+n। चूंकि m और n किसके एलिमेंट हैं, z के पूर्णांक के अवयव है, और हमें पता है कि जो ये पूर्णांक है z, ये योग संक्रिया के लिए कैसा होता है, क्रम विनिमय होता है। तो यानी m + n किसके बराबर हो गया, n + m के। तो A⁴n डॉट A⁴m क्या था, y, और A⁴m क्या था, x, यानी x × y = y × x। तो यानी मेरा G कैसा है, आबेली ग्रुप है। तो अगर कोई ग्रुप चक्रीय ग्रुप है तो कैसा ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप होगा। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं कि अगर कोई ग्रुप आबेली ग्रुप है तो ये जरूरी नहीं है कि वो चक्रीय ग्रुप हो। तो इसे हम एक एग्जांपल से सोल्व करेंगे। मैंने जब आपको ग्रुप पढ़ाया था तो वहां पर शायद एग्जांपल नंबर 4 था जो मैंने आपको प्रूफ कराया था, एक मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ था। मैं यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को ले रही हूँ, सिर्फ सॉरी टेबल चेंज है। देखिए, इसका कन्वर्स एक एग्जांपल से सोल्व करूंगी। तो मैंने मान लिया कि G एक समुच्चय जिसमें 4 अवयव हैं, जो मैट्रिक्स रूप में है, और जो अवयव मैट्रिक्स रूप में है उसके अंदर के अवयव कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यानी वास्तविक संख्याओं के मैट्रिक्स रूप में है। तो माना G एक समुच्चय जिसके 4 अवयव वास्तविक संख्याओं के मैट्रिक्स रूप में। ये AI यानी इकाई मैट्रिक्स होगी, ये वास्तविक संख्या है। ये A -1 0 0 1, B हमने ले लिया 1 0 0 -1, और C ले लिया -1 0 0 1। तो G एक मैंने सेट डिफाइन किया है जो वास्तविक संख्याओं की मैट्रिक्स है। 4 अवयव हो गए। ठीक है, तो G = I, A, B और C। संक्रिया कैसी ले रही हूँ, गुणन संक्रिया। तो जो ये G है ये मैट्रिक्स को की गुणन संक्रिया के लिए कैसा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। आप इसे उसी तरीके से सोल्व कर सकते हो जैसे मैंने ग्रुप में आपको एग्जांपल करवाया था मैट्रिक्स का, आप उस तरीके से कर सकते हो। तो जो ये मेरा ग्रुप G है मैट्रिक्स की गुणन संक्रिया के लिए कैसा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये कैसा ग्रुप हो, चक्रीय ग्रुप हो। ठीक है, इस ग्रुप का तत्समक अवयव क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स I होगी इसका तत्समक अवयव न। अब देखिए, मैं A² निकालती हूँ। तो A² क्या है, यानी A का खुद के साथ ही गुणन संक्रिया करा रही हूँ, तो मुझे क्या मिल गई,
तत्समक अवयव I मिल गया, तो यानी A की कोटि कितनी है? 2। आपको पता ही है कि किसी भी अवयव की कोटि कैसे हम फाइंड करते हैं, जब वो तत्समक अवयव के बराबर हो। इसी तरीके से B स्क्वायर B इंटू बी निकालोगे, वो भी क्या मिल गया आपको? तत्समक अवयव। तो यानी B की भी कोटि कितनी होगी? 2। और इसी तरीके से C की कोटि भी कितनी हो गई? 2। यहाँ देखिए A, B और C तीनों की कोटि कितनी है? 2 है, यानी G के हर एक अवयव की कोटि कितनी है? 2 है। और मैंने कल आपको जो चक्रीय ग्रुप पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर किसी भी ग्रुप का कोई जनक होगा तो उसकी कोटि उतनी ही होगी जितनी उस ग्रुप की कोटि होगी। यहाँ ग्रुप की कोटि 4 है क्योंकि इसमें 4 अवयव हैं, लेकिन ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी है? 2 है। इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं है कि जिसकी कोटि क्या हो? 4 हो। तो यानी ये ग्रुप क्या है? चक्रीय ग्रुप नहीं है। आगे बात समझ में, ये देखिए मैंने यही लिखा है कि G के प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है और G का ग्रुपांक कैसा है? 4 है, लेकिन G के किसी भी अवयव का ग्रुपांक 4 नहीं है, इसलिए G एक चक्रीय ग्रुप नहीं है। तो यानी अगर कोई ग्रुप चक्रीय ग्रुप है तो वो आबेली ग्रुप होगा, लेकिन अगर कोई ग्रुप आबेली ग्रुप है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कैसा ग्रुप हो? चक्रीय ग्रुप हो। क्लियर है ये चीज? आगे आपको समझने ना। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि यदि A किसी चक्रीय ग्रुप G का जनक है तो A इनवर्स भी G का जनक होता है। देखिए हमारे पास क्या कह रही है थ्योरम का स्टेटमेंट कि G एक ग्रुप है, वो कैसा? चक्रीय ग्रुप है, और A क्या है? उस ग्रुप का चक्रीय ग्रुप G का जनक है। हमें प्रूफ करना है कि A इनवर्स भी क्या होगा? उसका जनक होगा, जहां A इनवर्स क्या है? A का प्रतिलोम अवयव है। तो यानी अगर कोई भी अवयव किसी ग्रुप का जनक, चक्रीय ग्रुप का जनक है, तो उसका प्रतिलोम अवयव भी क्या होगा? उसका जनक होगा। ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है ना। हमने मान लिया कि G क्या है? एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक क्या है? A है ना। माना X बिलोंग्स टू G, और साथ में हमने मान लिया कि X कोई G का अवयव है। अगर X G का अवयव है और G चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है, तो X को A की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यानी x इज इक्वल टू a टू दी पावर m, जहां m किसको बिलोंग कर गया? z को। हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स की पावर माइनस m, इसे जहां माइनस m भी किसको बिलोंग करेगा? z को। तो यहाँ देखिए x को हम a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यानी a इनवर्स भी क्या है? G का जनक है। तो यानी G के जनक है a और a इनवर्स। क्लियर है? अर्थात यदि A किसी चक्रीय ग्रुप का G का जनक है तो A इनवर्स भी उसका जनक होता है। आगे बात समझिए कि अगर किसी भी चक्रीय ग्रुप का जनक A है तो उसका प्रतिलोम अवयव A इनवर्स भी उस ग्रुप का क्या होता है? जनक होता है। क्लियर है? यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसे ही इस फॉर्म में लिखा है, जब माइनस m भी किसको बिलोंग करेगा? पूर्णांकों के सेट को बिलोंग करेगा। और चूंकि अब हमने यहाँ पे देखो x को a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया, a की जगह a इनवर्स ही तो है और m की जगह, यानी a इनवर्स भी क्या है? G का जनक है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, सिद्ध कीजिए कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप के 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट? हमें प्रूफ करना है कि हमारा एक चक्रीय ग्रुप है। कैसा चक्रीय ग्रुप? अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, यानी उसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अनंत है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल 2 ही जनक होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो वहां मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करवाए थे, जिसमें एक एग्जांपल था Z प्लस पूर्णांकों का सेट जिसमें योग संक्रिया थी। तो हम देखें तो वो Z कैसा था? मेरा अपरिमित ग्रुप था और उसके 2 जनक थे, 1 और -1। तो Z जो कि मेरा अपरिमित चक्रीय ग्रुप था, उसके जनक कितने थे? 1 और -1। वो हमने एग्जांपल सोल्व किया था। यहाँ हमने इसे थ्योरम को प्रूफ करना है कि अगर मेरा कोई भी चक्रीय ग्रुप अपरिमित चक्रीय ग्रुप है तो उसके केवल 2 ही जनक होंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मैं ये प्रूफ करती हूँ, सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे कि G इज इक्वल टू A, जो कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप है कि 2 जनक A और A इनवर्स है। सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि G जिसका जनक A है ये एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, और मुझे ये प्रूफ करना है कि इसके 2 जनक A और A इनवर्स होंगे।
तो जितना मैंने आपको ये प्रूफ करवाई थी ऊपर थ्योरम, इतने स्टेटमेंट तो हम इसमें भी साथ में लिखेंगे कि माना जी कैसा एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है। साथ में मैंने मान लिया कि x इसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। अगर x जी का एलिमेंट है, जी चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक a है, तो x को a की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू a टू द पावर m, जहां m किसको बिलोंग करेगा, z को करेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स की होल पावर माइनस m, जहां माइनस m भी किसको बिलोंग करेगा, z को। तो मैंने x को a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो यानी a इनवर्स भी क्या है, g का जनक है। तो g के दो जनक हो गए a और a इनवर्स। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो g के दो जनक है a और a इनवर्स, ये बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों जनक बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्रुप का जनक तो एक ही मिला। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि जो ये दो जनक हमने लिए हैं a और a इनवर्स, ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है। आगे बात समझ में ना। तो देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं दूसरा कि अब हमें सिद्ध करना है कि a इज नॉट इक्वल टू a इनवर्स। ठीक है ना, अगर संभव हो तो माना a इज इक्वल टू a इनवर्स। हमें ये प्रूफ करना है कि a इज नॉट इक्वल टू a इनवर्स। तो अगर पॉसिबल है तो हमने मान लिया कि a किसके बराबर है, a इनवर्स के। अब इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में दाईं ओर a से संक्रिया कराने पर, तो ये हो गया a डॉट a इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट a, यानी a स्क्वायर और प्रतिलोम अवयव के नियम से क्या हो गया, आइडेंटिटी आ गई, तत्समक अवयव e। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू e, इसका मतलब क्या है कि a की कोटि कितनी होगी, 2। अब अगर a की कोटि 2 है और चूंकि a क्या है, g का जनक है, अगर a हमारा ग्रुप जी का जनक है, तो ये तो आपने पढ़ा ही था, अगर कोई भी अवयव ग्रुप का जनक होता है तो उसकी कोटि वही होती है जो ग्रुप की कोटि होती है, यानी चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है, पढ़ा है। तो अगर a की कोटि 2 है और a जी का जनक है, तो ग्रुप जी की कोटि भी कितनी होगी, 2 होगी। और ये कैसा है, परिमित हो गया कि ग्रुप की कोटि 2 है, यानी इसमें 2 अवयव है, परिमित है, जो कि संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जी कैसा ग्रुप है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। आगे बात समझ में, ये मान परिमित मिला है और चूंकि जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी हम जो मानकर चले थे a इज इक्वल टू a इनवर्स, ये गलत है, यानी क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू a इनवर्स। ठीक है, हमने जी के दो जनक प्रूफ कर दिए हैं, दोनों जनक बराबर नहीं है, ये भी प्रूफ कर दिया। अब हम प्रूफ करेंगे कि इस ग्रुप जी का इन दोनों के अलावा कोई और जनक नहीं है। आगे बस में, क्योंकि ग्रुप अपरिमित है, इसके और भी जनक हो सकते हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि जी का इन दोनों के अतिरिक्त कोई जनक नहीं है। क्लियर है ना। तो यदि संभव हो तो माना a की पावर m, जहां m इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 जी का जनक है, अतः जी के प्रत्येक अवयव को a की पावर m के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, मैंने अगर पॉसिबल है तो मैंने मान लिया कि a की पावर m, जहां m क्या है, इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस और माइनस मैंने यहाँ डिफाइन कर दिए, a और a इनवर्स। तो यहाँ जो m है इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो मैंने मान लिया कि जो a की पावर m है वो क्या है, g का जनक है। अगर a की पावर m g का जनक है तो इसका मतलब क्या है कि g के प्रत्येक अवयव को a की पावर m के पूर्णांक घात में रूप में व्यक्त कर सकते हैं। a की पावर m की पावर में करोगे, क्लियर है ना। तो माना a बिलोंग्स टू g, तब एक पूर्णांक n बिलोंग्स टू z इस प्रकार विद्यमान होगा कि a इज इक्वल टू a टू दी पावर m की पावर n, जहां n बिलोंग्स टू z। देखिए, अब मैंने मान लिया कि a क्या g का कोई अवयव है, तो एक पूर्णांक n बिलोंग्स टू z इस तरीके से होगा कि a इज इक्वल टू a टू दी पावर की पावर n। देखिए ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ, g मेरा कोई भी चक्रीय ग्रुप है और a क्या है, इसका जनक है, तो g के प्रत्येक अवयव को मैं a के पूर्णांक घात के रूप में लिख सकती हूँ। तो मैंने जैसे x g का एलिमेंट मान लिया और a g का जनक है, तो हम यही तो लिखते हैं x को a के पूर्णांक घात के रूप में। आगे बात समझने, अब यहाँ पर मैंने a की पावर m को क्या माना है, g का जनक माना है, तो a की पावर m, ये a की जगह a की पावर m हो गया, a की पावर m g का जनक है, तो यानी g के प्रत्येक अवयव को इसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखोगे। तो नॉर्मली वहां मैंने एलिमेंट a लिया, यहाँ x में देख लिए, तो अगर x g का एलिमेंट है तो x को a की पावर m के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हो, यानी वो क्या हो गया, a की पावर m की पावर n, जहां n भी किसको बिलोंग करेगा, z को।
आगे बात समझ में? तो यही था एन एक्स की जगह यहाँ पर ए है, तो मैंने मान लिया कि ए क्या है, जी का कोई अवयव है, तब इसे ए की पावर एम के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करोगे, यानी ए इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम, ए की पावर एम की होल पावर एन, जहाँ एन क्या है, एक पूर्णांक है। इसे लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम एन, लिख सकते हो। इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में दाईं ओर ए इनवर्स से संक्रिया कराइए, तो ये हो गया ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम एन इंटू ए इनवर्स। प्रतिलोम अवयव से ये तो क्या मिल गया, ई, और ये क्या हो गया, ए की पावर एम एन माइनस 1। आगे बात समझने। अब ये देखिए आपको ये मिला है ए की पावर एम एन माइनस 1, यही मिला है, इज इक्वल टू ई। ये क्या हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम एन माइनस 1। देखिए एम भी जेड से बिलोंग कर रहा है, एन भी जेड से बिलोंग कर रहा है, और जो एम है वो इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, यानी प्लस माइनस 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आप m और n की वैल्यू कुछ भी पुट करिए z से, आपको जो भी मान मिलेगा वो कैसा मान मिलेगा, परिमित मिलेगा, क्योंकि mn क्या है, -1 है। तो जो भी आपको वैल्यूज मिलेगी कैसी मिलेगी, परिमित मिलेगी, यानी a की कोटि कैसी है, परिमित है। अब चूंकि a g का जनक है, तो अगर a की कोटि परिमित है तो एक परिमित है तो जी भी परिमित होगा, क्योंकि जनक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जी कैसा ग्रुप है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। आगे बात समझ में, अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, तो यानी ग्रुप जी का इन दोनों के अलावा ए और ए इनवर्स के अलावा कोई और जनक नहीं होंगे। देखिए यहाँ से क्या मिला, ऑर्डर ऑफ ए परिमित है, यानी ए की कोटि कैसी है, परिमित है। इस लाइन को आप छोड़िए, यहाँ पे देखिए ये मिलेगा ऑर्डर ऑफ इज लेस देन इक्वल टू एम एन माइनस 1। ए की कोटि क्या है, परिमित है, और चूंकि ए जी का जनक है, तो अगर ए की कोटि परिमित है तो जी की कोटि भी कैसी होगी, परिमित होगी, जो कि संभव ही नहीं, क्योंकि जी क्या है, एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। तो यानी अतः जी के केवल दो ही जनक ए और ए इनवर्स होंगे। तो हमें ये प्रूफ करना था कि किसी भी अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल दो ही जनक होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने प्रूफ किया कि ग्रुप जी की चक्रीय ग्रुप जी के कोई दो जनक है, ए और ए इनवर्स, ये प्रूफ किया। उसके बाद मैंने प्रूफ किया कि ये दोनों जनक बराबर नहीं होंगे, यानी ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। चूंकि ग्रुप अपरिमित है, अनंत अवयव होंगे। तो तीसरा मैंने प्रूफ किया कि ग्रुप जी का इन दोनों के अलावा कोई और जनक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी थ्योरम, एक थ्योरम है और आगे एग्जाम्पल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इन थ्योरम में से किसी भी थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। इन क्वेश्चन के कल आपको पीडीएफ भेज दूंगी, अगली थ्योरम को समझा कर, क्वेश्चन समझा के फिर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी। और चक्रीय ग्रुप का टॉपिक कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद यूनिट खत्म नहीं है, ओनली चक्रीय ग्रुप खत्म हो गई। इस यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ाऊंगी मैं आपको। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, क्योंकि पूरा पेपर थ्योरी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी।